जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज के खास कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे यूएस चाइना रिलेशंस पर, और जिस तरह से चाइना को एक तरह से घेरने की कोशिश कर रहा है यूएस, उस पर चर्चा करेंगे। और हम पहले भी इसी से जुड़े एक मसले पर चर्चा कर चुके हैं। और आज की चर्चा में जुड़े हैं हमारे साथ उमेश अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद। उमेश जी, हमने चर्चा की थी पिछले एक एपिसोड में कि किस तरह से तुर्किस्तानिक इस्लाम पार्टी जो है वो एक बार उस सीरिया में टॉपल डाउन करने के बाद गवर्नमेंट को, अब उसने चाइना को, शिनजियांग को और कई सारे शहरों को टेक ओवर करने की बात कही, और उन्होंने जिहाद की बात कही थी। लेकिन हम जितने भी रीजन और जितने भी कंट्रीज जुड़े हैं, हम हालांकि चाइना का जितनी भी कंट्रीज के साथ बॉर्डर जुड़ा है, सबके साथ उसका डिस्प्यूट है। लेकिन जिन जिन के साथ तो उसके अभी कहीं ना कहीं जो रिश्ते खराब हैं और जो डिस्प्यूट्स हैं, उसको लेकर अब जो यूएस है वो उनको खुलकर उनको मिलिट्री सपोर्ट दे रहा है। जिसमें से ताइवान को लेकर भी अभी जो बाइडेन ने $571 मिलियन की मिलिट्री सपोर्ट अनाउंस की है। तिब्बत को हम जानते हैं कि पहले से तिब्बतन सपोर्ट ग्रुप बनाया हुआ है, उसको फुली सपोर्ट करते हैं। तो तिब्बत, ताइवान और ईस्ट तुर्किस्तान की बात करें, पूरे इसको जिस तरह से अब खुलकर बड़े एक्टिवली यूएस सामने आ रहा है चाइना को घेरने के लिए, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? और रिसेंट जो तिब्बत को लेकर जो मिलिट्री सपोर्ट अनाउंस किया है जो बाइडेन ने। देखिए, आपने बरोबर बताया है कि चाइना का बॉर्डर है 17 कंट्रीज के साथ। उसके सारे कंट्रीज के साथ बॉर्डर इश्यूज है। एक अफगानिस्तान को छोड़ दीजिए और पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, बाकी सारी कंट्रीज के साथ उसके बॉर्डर इश्यूज है। और हमने ऑलरेडी बात कर लिया था ईस्ट तुर्किस्तान के बारे में। यहाँ पे यूगर मुस्लिम्स पे जैसे चाइना जुल्म सितम ढा रहा है, ठीक है। और अभी तो सीरिया के अंदर जो तुर्किस्तान के फाइटर्स है, उन्होंने ओपनली चैलेंज कर दिया है कि दे विल टॉपल द रेजिम ऑफ जी जिनपिंग। देखिए, एक और एक चीज होता है कि जी जिनपिंग इज अ सुप्रीम पावर इन चाइना राइट नाउ। ही इज चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी, मतलब अपने आप को लाइफ लॉन्ग प्रेसिडेंट उन्होंने अपॉइंट कर दिया है। उनकी एज अराउंड 73-74 एज की है, ठीक है। और मेरे हिसाब से ये मैक्सिमम और एक 3-4 साल और चला देंगे, ठीक है। उसके बाद, क्योंकि सेकेंड लीडर लेवल ऑफ लीडरशिप नहीं है चाइना में, एक लीडरशिप वैक्यूम आ सकता है। तो यूएस ने एक स्ट्रेटेजिक चाल खेली है, ये मेरा मानना है कि जब 2022 में नैन्सी पेलोसी, जो यूएस की उस समय स्पीकर थी, थर्ड रैंक हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल, दे विजिटेड शी विजिटेड ताइवान। उसकी के साथ मिलिटराइजेशन ऑफ ताइवान स्ट्रेट चालू हो गया। अमेरिकन वॉरशिप ताइवानीज वाटर्स में जाके वो कंडक्ट करती है, ड्रिल्स करती है। उसके साथ ब्रिटिश वॉरशिप्स आ गई, जर्मन वॉरशिप्स आ गई, फ्रेंच वॉरशिप्स भी आ चुकी है, ठीक है। तो अब क्या है, मिलिटराइजेशन ऑफ साउथ चाइना सी करना जरूरी हो गया है यूएस को, क्योंकि यूएस वांट्स टू स्टार्ट अ कॉन्फ्लिक्ट नियर द कोस्ट ऑफ द चाइना, द कोस्टल चाइना। ये जो कोस्टल चाइना है, जो दैट इज अराउंड 32% ऑफ द चाइनीज लैंड मास, उसमें 96% ऑफ चाइनीज पॉपुलेशन रहता है, ठीक है। एनी कॉन्फ्लिक्ट देयर, जो साउथ चाइना सी या ताइवान स्ट्रेट में होता है, इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द चाइनीज इकोनॉमी। और चाइना का एक चीज है कि जैसे यूक्रेन में व्लादिमीर पुतिन ने बोला है कि आप रेड लाइन क्रॉस मत करिए। आपने जैसे ही आपने यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप देने की बात की, तो आपने देखा पुतिन ने इन्वेड कर लिया, और आज 2.5 से 3 साल से वॉर चल रहा है। यूएस इज प्रोवोकिंग चाइना। अब वो क्या कर रहा है, चाइना को, अब वो ताइवान को सपोर्ट कर रहा है। अभी उन्होंने $571 मिलियन का डिफेंस सपोर्ट उन्होंने अनाउंस किया है। तो ये सपोर्ट किस किस कैसे होगा, क्या टाइप के हथियार दिए जाएंगे। और आप रेगुलरली हम देखते हैं कि ताइवान यूएसए यूएसए से आर्म्स एंड एम्यूनिशन ले रहा है, फाइटर एयरक्राफ्ट ले रहा है, आप वो सरफेस टू एयर मिसाइल ले रहा है, और बहुत सारे डिफेंस सिस्टम्स ले रहा है, जिसके कारण वो चाइनीज इन्वेजन के सामने खड़ा रह सके। तो ये मिलिटराइजेशन ऑफ साउथ चाइना सी होता है,
तब जाके वहाँ पे अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो चाइनीज़ इकोनॉमी को बहुत बड़ा धक्का पहुँचेगा। अब यूएस प्रोवोक कर रहा है चाइना को। चाइना नहीं चाहता है कि वो ताइवान पे हमला करे। चाइना चाहता है कि पीसफुल इंटीग्रेशन हो जाए। जैसे आपने देखा है कि चाइना में ऑपोजिशन पार्टी है, जो भारत की कांग्रेस पार्टी है, वैसे चाइना में एक ताइवान में एक ऑपोजिशन पार्टी है, जो चाइना से मधुर संबंध की बात करते हैं। वो बोलते हैं पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, वी शुड रिस्पेक्ट चाइनीज सेंटिमेंट। चाइना इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ एशिया। मतलब लॉर्ड जी उनको रहनुमा मान लो, वैसे वैसी पार्टी है। तो वो चाहते हैं कि धीरे-धीरे स्लोली असिमिलेशन हो जाए। जैसे हांगकांग और मकाऊ को उन्होंने लिया था 1997 में। हांगकांग को उन्होंने ले लिया था, 1999 को उन्होंने मकाऊ को भी ले लिया था। ठीक है। और चाइना चाहता है कि इट शुड बी वेरी पीसफुल, यूएस नहीं चाहता है। तो वाई चाइना क्यों चाहता है ताइवान को? आप सोचिए। ताइवान के पास वर्ल्ड की जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, जो उसके अंदर छोटे नैनो चिप्स है, 90% कम्स फ्रॉम ताइवान। जो टीएसएमसी है, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके प्लांट्स में जो छोटे चिप्स आते हैं, दैट दैट इज 90% ऑफ द वर्ल्ड्स प्रोडक्शन। अब उन्होंने क्या किया, यूएस ने क्या किया, अभी उन्होंने चिप्स एक्ट निकाला है, जिसमें टीएसएमसी को बोला है कि आप यूएस में भी इसके प्लांट लगाओ, प्रोडक्शन उधर शिफ्ट करो। ठीक है। यूएस डाइवर्सिफाई भी कर रहा है। यूएस अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उसका ताइवान को डिफेंड करने में, क्योंकि आगे जो वॉर होने वाला है, आगे इट इज गोइंग टू बी अ चिप वॉर। जिसके पास जो ये टेक्नोलॉजी है छोटी चिप्स की, उसके पास घातक हथियार रहने वाले हैं। आज कहीं भी देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में कहीं भी चाहिए, वहां पे चिप्स की जरूरत है। ठीक है। जिसके पास चिप्स का कंट्रोल रहेगा, वो वर्ल्ड को रूल करेगा। तो ये बात हो गई ताइवान की। सेकेंड, आप ये भी देखेंगे कि जापान ताइवान को सपोर्ट करता है। ठीक है। इंडिया और ताइवान के बीच में बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन भी बढ़ रहा है। मेरे हिसाब से अभी 6-7 महीने पहले, मैंने लिया 4 या 5 महीने पहले, ताइवान ने अपनी एक कल्चरल सेंटर है, उन्होंने मुंबई में खोला था, जिसको लेके चाइना ने अपोज भी किया। ठीक है। ताइवान का कल्चरल, इंडिया ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, पर ताइवान की जो जैसे एम्बेसडर होते हैं, उसको वो ताइवान इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर बोलता है। उसकी एक शाखा है दिल्ली में, सेकेंड है चेन्नई में, अभी थर्ड मुंबई में खुली है। ठीक है। और आपने देखा ही है, फॉक्सकॉन जैसी चाइनीज ताइवानीज कंपनी भारत में बहुत बड़ा उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी किया है। ताइवान चाहता है कि भारत और ताइवान के बीच में इकोनॉमिक एक्सचेंजेस हो, और ताइवान ने तो यहाँ तक बोल दिया है कि दे सीक इंडियन लेबर, इंडियन ब्लू कॉलर जॉब्स इन ताइवान। ठीक है। या अब बात आता है तिब्बत की। तिब्बत एक बहुत ही कंटेंशियस इश्यू है चाइना के लिए। क्यों चाइना क्यों चाहता है तिब्बत क्यों? क्योंकि उसके पास तो तिब्बत और चाइना की कल्चरल डिफरेंसेस है। फिर भी चाइना ने क्या किया, 1959 में उन्होंने तिब्बत पे आक्रमण कर दिया, और तिब्बत को उन्होंने एनेक्स कर दिया। ठीक है। भारत ने उस समय, बोला जाता है, कांग्रेस की जो सरकार थी और नेहरू जी थे उस समय प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने चाइनीज फोर्सेस को चावल दिए थे, उन्होंने सपोर्ट किया। अगर इंडिया चाहता तो उस समय, अगर एक तरह से चाइना के अगेंस्ट खड़ा रहता, तो चाइना तिब्बत को इन्वेड ही नहीं कर सकता था। तिब्बत इट्स लाइक अ प्लेटू, इट इज लाइक, जो बोलते हैं, रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड। वहाँ इट्स एन ओरिजिनेशन पॉइंट ऑफ मोस्ट ऑफ द रिवर्स दैट फ्लो डाउन टू साउथ एशिया। ठीक है। जिसके पास तिब्बत का कंट्रोल रहता है, वो एशिया के अंदर वाटर रिसोर्स को कंट्रोल कर सकता है। तो चाइना को मालूम पड़ गया था। देखिए, मैंने आपको ये भी बताया था, 32% ऑफ द लैंड इस जो चाइना का कोस्टल है, उसमें 96% ऑफ द पॉपुलेशन रहती है। द रेस्ट 68% में सिर्फ 4% रहती है। जो जितनी भी आपने प्रोविंस देखी है, जिंगजियांग की है, तिब्बत की, या अपर मंगोलिया जो है, इट इज इनहैबिटेबल। तो चाइना चाहता है कि ये जो रिवर्स है, इसकी डायरेक्शन चेंज के लिए, इसलिए अभी उसने बहुत बड़े बड़े डैम्स कंस्ट्रक्ट भी किए, ताकि वो वाटर फ्लो को थोड़ा सा चेंज कर सके, और जहाँ पे चाइना को दूसरी जगह जो इन अनइनहैबिटेबल है, उसको उसको हैबिटेबल बना सके। ठीक है। तो चाइना कंट्रोल करना चाहता है। तो आपने देखा है कि तिब्बत के जो दलाई लामा है, वो 1959 से यहाँ पे तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एक्साइल चला रहे हैं। ठीक है।
चाइना ने इसी बात को लेके 1962 पे हमारे पे हमला किया और आज उन्होंने एक भाग है कश्मीर का जो आकाशी चिन्ह बोलते हैं, उसको कैप्चर करके रखा है, ठीक है? अब चाइना चाहता है कि तिब्बत पे तो कब्जा हो गया, तिब्बत को चाइना मांगता है अपना पाँव, उसकी 5 फिंगर उसको चाहिए। उसके अंदर उसको लद्दाख चाहिए, उसको नेपाल चाहिए, उसको भूटान चाहिए, अरुणाचल प्रदेश चाहिए और सिक्किम चाहिए। आपने देखा गलवान जो इंसिडेंट हुआ 2020 वो एक रीजन था, इसी के रीजन 2017 में डोकलाम में जो हुआ वो भी एक रीजन था। हम देखते हैं कि हमेशा चाइना डज नॉट रिकॉग्नाइज इंडिया क्लेम ओवर सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश ऑल्सो। चाइना चाहता है कि हर जगह उसके रूल होता रहे। वो बाउंड्री डिस्प्यूट उसने जानबूझ के क्रिएट किया। आकाशी चिन्ह को उसने इसके लिए ऑक्यूपाई किया ताकि इंडिया अपनी राइट्स छोड़ सके सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश पे। अब क्या हुआ, यूएस को भी लग गया कि आप यूएस 1962 या 1965 तक 70 तक वो इंडिया को सपोर्ट करता था अगेंस्ट चाइना फॉर तिब्बत। ओके, अब वापस आपने देखा होगा जून में एक तिब्बत रेस्टोरेशन एक्ट आया, यूएस कांग्रेस ने पास किया। यूएस कांग्रेस नहीं मानता यूएस कांग्रेस नहीं मानता कि तिब्बत चाइना का एक अभिन्न भाग है। वो बोलता है देयर इज अ कल्चरल डिफरेंसेस। और आपको ये जान के हैरानी होगी, कल मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी, देयर इज अ तिब्बतन यूथ कांग्रेस इन इंडिया, एक ग्रुप है। वहाँ पे जो यंगस्टर्स है, उन्होंने ऑल ओवर इंडिया 15,000 किलोमीटर की बाइक राइड की है। द आइडिया इज टू लेट द वर्ल्ड नो कि कैसे चाइनीज फोर्सेस आर डूइंग कल्चरल जेनोसाइड। वो जैसे आपकी सभ्यताओं को इरेज कर रहे हैं। जो टिबेटियन स्टूडेंट्स है उनको टिबेटियन भाषा नहीं पढ़ने दे रहे, टिबेटियन मॉन्क्स को जेल किया जाएगा, टिबेटियन एजुकेटर्स को जेल किया जा रहा है। बाहर से एथनिक हान जो कम्युनिटी है उनको तिब्बत में रीसेटलमेंट किया जा रहा है। एक तरह से उनकी आइडेंटिटी खत्म करने की कोशिश करी जाती है। उन्होंने क्या किया, जो दलाई लामा के जो सक्सेसर है, जिसको दलाई लामा ने अपॉइंट किया था, उसको उन्होंने अरेस्ट कर लिया। अमर जी, एटलीस्ट 29 ईयर्स हो चुका है उसको उनको अरेस्ट करके। तो एक तिब्बत इशू भी एक बहुत बड़ा इशू है जिसके ऊपर इंडिया ने अभी तक खेला नहीं है कार्ड। इंडिया क्या करता है, जब उसको चाइना अग्रेसिव हो जाता है तब इंडिया ये कार्ड खेलता है। तिब्बतियन इशू इज अ वेरी इमोटिव इशू फॉर तिब्बतियन। और आप आफ्टर गलवान आपने देखा होगा कि 2021 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हिज होलीनेस दलाई लामा को विश किया, बट 2022-23-24 में नहीं किया। और अभी आपने देखा भी है कि चाइना को समझ में आ गया कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अब उन्होंने क्या किया, अपनी डोवाल साहब गए थे तो उन्होंने कैलाश मानसरोवर की यात्रा वापस शुरू कर दी है और कुछ छोटे मोटे एग्रीमेंट हुए, रिवर शेयरिंग, ट्रेड ट्रेड बॉर्डर सब। तो उससे कोई बड़ी बात नहीं है। भूटान के अंदर चाइना ने 2% ऑफ द लैंड उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है? वहाँ पे वो 22 विलेजेस में रीसेटलमेंट कर दिया उन्होंने चाइनीज लोगों को, ठीक है? चाइनीज ट्रूप्स भी हो सकते हैं। वैसे ही वो सलामी स्लाइसिंग कर रहे हैं नेपाल में। तो इंडिया के लिए तो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। हमें तो चाइना से सीधा बात करना चाहिए कि यू शुड गेट आउट ऑफ आकाशी चिन एज वेल। जब तक इंडियन गवर्नमेंट ये चीज नहीं बोलता है, एनीथिंग चाइना से नेगोशिएशन करने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जैसे ही 4 साल ट्रम्प के निकलेंगे, चाइना वापस अपने ओल्ड पेस पे आ जाएगा। क्योंकि उसको मालूम है जो कॉड है वो अभी चाइना के अगेंस्ट हो रहा है। आपने देख लिया कि जैसे जापान का एक पार्लियामेंट्री सपोर्ट ग्रुप है, कल उन्होंने नया चेयरपर्सन और सेक्रेटरी भी नेम किया, ठीक है? जापान इज नाउ गेटिंग इन्वॉल्व इन द चाइनीज इशू। जापान और चाइना के बीच में हिस्टोरिकल प्रॉब्लम्स है, आपको मालूम है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से प्रॉब्लम है, ठीक है? फिर भी अब जाके जापान और चाइना क्या क्लेम कर रहा है, जापान के एक आइलैंड को क्लेम कर रहा है, सेनाकू आइलैंड को क्लेम कर रहा है, ठीक है? तो जापान को भी मालूम है कि उसको अब इंडिया और यूएस के साथ मिल के चाइना को काउंटर करना जरूरी है। तो हर जगह से वो काउंटर कर रहे हैं, एक तरह से घेराव की कोशिश कर रहे हैं। बस यही बात है। जी, जो घेराव की कोशिश हो रही है और जिस तरह से ये पूरा मसला आगे बढ़ रहा है, इससे हम आगे क्या कुछ होते हुए देख सकते हैं या फिर कहाँ जाने वाला है पूरा? देखिए, अब ये सिचुएशन हॉट एंड कोल्ड चलने वाला है। आपको मालूम है ट्रेड वॉर तो चालू होने होएगा।
चाइना और यूएस के बीच में, ठीक है? बातचीत हॉट एंड कोल्ड चलती रहेगी और इसमें आगे जाके टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को भी को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। यूएस बोलेगा कि तिब्बत आपके पास नहीं है और उसको आप जभी भी हिज होलीनेस दलाई लामा विजिट करते हैं यूनाइटेड स्टेट, चाइना इज फॉरेन मिनिस्ट्री एक स्टेटमेंट दे देती है। अगर ताइवान के अगर प्रेसिडेंट विजिट करते हैं यूएस, तो हमेशा चाइना हमेशा उसको भी अपोज करता है। तो अमेरिका ऐसे प्रोवोक करता रहेगा, वो अपने पार्लियामेंटेरियंस को भेजता रहेगा, अपने कांग्रेसमैन को भेजता रहेगा उधर। इंडिया के भी आपको मालूम है लास्ट ईयर इंडिया के जो 3 फॉर्मर डिफेंस जनरल है, आर्मी जनरल्स है, वो ताइवान गए थे। तो एक तरह से आप देख लीजिए इंडिया भी उधर ट्राई कर रहा है, इंडिया, यूएस और जापान मिलके ट्राई कर रहे हैं कि वो कंटेन करें। और ऑस्ट्रेलिया तो ऐसा ही है डिफैक्टो, जहाँ पे यूएस जहाँ पे जाएगा ऑस्ट्रेलिया तो पीछे आना ही है, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ द 5 आई। तो ऑस्ट्रेलिया भले अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री मानता है, बट उसकी फॉरेन क्वाड पॉलिसी भी वैसे। शामिल होगा क्या इस पूरे उसमें? हम्म। क्वाड क्या? शामिल होगा, क्वाड भी उतरेगा, क्वाड कंट्रीज की मैं बात हाँ, कर रही हूँ। ये चारों कंट्रीज मिला के क्वाड की बात होगी और अब बात होगी क्वाड प्लस की, क्योंकि क्वाड्रिलैटरल प्लस में आपको मालूम है फ्रांस भी आना चाहता है। देखिए फ्रांस के भी इंटरेस्ट है, देयर इज अ कॉलोनी ऑफ, देयर इज अ कंट्री कैटालोनिया करके है, पापुआ न्यू गिनिया है, एक छोटे छोटे आइलैंड्स है। चाइना वहां पे भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। ये सब टेरिटरी इज इन अंडर द फ्रेंच स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, और फ्रांस के उसके इंटरेस्ट भी ज्यादा है। तो फ्रांस भी नहीं चाहता कि वो एक अपने स्ट्रेटेजिक आइलैंड जो उधर है एशिया, जो इंडो पैसिफिक में है, वहां पे अपना इन्फ्लुएंस होए। और उसको देख के अभी ब्रिटेन भी आ चुका है। तो अब बात होगी क्वाड प्लस की। क्वाड प्लस में रहेगा इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, और मेरे हिसाब से आगे जाके ब्रिटिश, फ्रेंच और जर्मन भी घुस जाएंगे, क्योंकि अब उनको काउंटर करना है चाइनीज हीगोमनी को इंडो पैसिफिक में और हिमालयाज में दोनों जगह। तो एक तरह से घेरने की कोशिश कर रही है। ऐसा नहीं है कि चाइना ट्राई नहीं कर रहा है, चाइना ऑलवेज हैव यूज्ड नॉर्थ कोरिया एज वन ऑफ द प्लेस टू टॉर्मेंट जापान। आपको मालूम है अभी रशिया भी सपोर्ट में आ चुका है चाइना के। तो चाइना भी ट्राई कर रहा है कि ब्रिज करने का, तो वो चाइना को बैकफुट पे डालना चाहता है। और चाइना विल बी फोर्स टू नेगोशिएट विद पुतिन एंड विल बिकम अ जूनियर पार्टनर। देखिए ट्रम्प और पुतिन शेयर अ वेरी गुड इक्वेशन। उनको मालूम है कि क्या करना है। लोग बोलते हैं कि जो रशिया यूक्रेन वॉर है, जो मेरा मानना है इट इज अ स्क्रिप्टेड इवेंट। देखिए आज क्या हुआ, जैसे यूक्रेन वॉर चालू हुआ वर्ल्ड ओवर जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है सबके दाम बढ़ गए, जैसे वो फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर, तीनों चीजें रशिया से आती है। यूरोप का जो अपना जो एलएनजी, जो पहले जो गैस सप्लाई होता था नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन से, उसको अमेरिका ने ब्लास्ट कर दिया। अब यूरोप इज फोर्स्ड टू बाई एलएनजी फ्रॉम अमेरिका एट 3 times द प्राइस, ठीक है? जिसके कारण यूरोपियन यूनियन हैज गॉन इनटू रिसेशन, क्योंकि उधर एनर्जी कॉस्ट बढ़ जाए, ठीक है? तो यूएस कभी नहीं चाहेगा कि ये वॉर रुके। और एक रशिया को भी एक रहेगा कि उसको भी अभी क्या हुआ, उसको एक मार्केट मिल चुका है। जैसे अभी इंडिया है, इंडिया हैज बिकम द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ ऑयल फ्रॉम रशिया। तो एक तरह से जो क्रूड $35-40 था, आज 70-80 पहुंच चुका है, क्योंकि एक दिस इज अ मैन्युफैक्चर्ड कॉन्फ्लिक्ट जिसके अंदर फायदा दोनों को हो रहा है। किसको? अमेरिका को हो रहा है, फायदा हो रहा है रशिया को। नुकसान किसको हुआ है? नुकसान हुआ है यूरोपियन यूनियन को। हायर एनर्जी कॉस्ट, हायर फूड कॉस्ट, ठीक है, हायर फर्टिलाइजर कॉस्ट। आपने देखा होगा वर्ल्ड ओवर फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहे हैं। फार्मर प्रोटेस्ट इज हैपनिंग एवरीवेयर। इट इज हैपनिंग इन कनाडा, इट इज हैपनिंग इन जर्मनी, इट इज हैपनिंग इन फ्रांस, इट इज हैपनिंग इन इंग्लैंड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, बेल्जियम में भी हो रहा है, ठीक है? तो इसके कारण इसमें फायदा तो दो ही कंट्री को है, वो है यूएसए और उसको है रशिया। तो एक तरह से मेरा मानना ये है कि व्लादिमीर पुतिन विल गेन एन अपर हैंड ओवर दीज इम्पैक्ट, ठीक है? तो वो यूएस रशिया को भी बोल के चाइना को कंट्रोल कर सकता है।
तो एक तरह से लीवर्स होता है, जो चाइना असर्टिवनेस कर रहा है ना, वो अभी श्रिंक होना चालू हो जाएगा। और मैंने आपको ये भी बोला है कि चाइना में सेकंड लेवल ऑफ लीडरशिप नहीं है। वहाँ पे हुँ, एब्सोल्यूट कंट्रोल शी जिनपिंग के पास है। अब सडनली एक जी। ऐसा होता है कि अगर कोई नेशन में सेकंड लेवल ऑफ लीडरशिप नहीं है, सक्सेशन प्लान नहीं है, तो अगर वो आदमी नहीं शी जिनपिंग कल नहीं रहे, तब चाइना में क्या होगा? तो वो सब हमको सोचना ज़रूरी है। तो यूएस इज़ ट्राइंग टू लेकिन क्रिएट इंस्टेबिलिटी इन चाइना, जी, इंटरनली, लेकिन एक्सटर्नली। हुँ, लेकिन जिस तरह से यूएस चाइना को आड़े हाथों ले रहा है और घेरने की कोशिश कर रहा है, उसी के रीजन में आकर चारों तरफ से जितने भी ट्रबलिंग एरियाज़ हैं, उसमें घुसकर डिफेंस एड की बात हो। तो इस सब का जो जिस तरह से सिचुएशन हम डेवलप होते हुए देख रहे हैं और आगे जो कुछ पॉसिबिलिटीज़ आपने बताई, उस सब के चलते भारत पर क्या असर उसका हो सकता है? क्योंकि तिब्बत की बात करें या फिर ताइवान से भी भारत के अच्छे रिश्ते हैं। तो क्या कुछ असर इसका होने वाला है भारत? देखिए, अब वी स्टैंड टू गेन एवरीथिंग। हमें चाइना ने अभी बॉर्डर सेटलमेंट के लिए एग्री कर चुके हैं, क्योंकि उनको मालूम पड़ गया कि भारतीय फोर्सेस उधर एक्लेटमाइज हो चुके हैं, भारत से पंगा लेना नहीं चाहता। अब वो हुँ, शी जिनपिंग की एडमिनिस्ट्रेशन वो एक डिफरेंट ही ट्यून गाने लग गए हैं। ताइवान के साथ हमारे ट्रेड तो बढ़ ही रहे हैं। यूएस के साथ हम ज़्यादा वी विल बी सीइंग अ ग्रेटर इंटीग्रेशन, एफटीए साइन हो जाएगा मेरे ख्याल से, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आने से। और इंडियन गवर्नमेंट इज़ ऑलरेडी वर्किंग आउट ऑन द सिनेरियोज़ कि जैसे ही ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आए, कि कौन से एरियाज़ में हमें टैरिफ रिड्यूस करना है, कैसे हमें जो यूएस के जो कंसर्न्स है उसको एड्रेस करना है। और आपने देखा है यूएस ने अभी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम में भारत को भारत के लिए एग्जेम्पशंस किया है, ताकि दोनों की स्पेस एजेंसीज इसरो और नासा एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर सके। ऑस्ट्रेलिया के साथ तो हमारा ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल ही रहा है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हमने साइन कर ही लिया है। तो मेरा ये मानना है कि आगे जाके भारत का बहुत वर्चस्व बढ़ेगा क्वाड में, भारत का डीपर इंटीग्रेशन होगा, जापान से भी हमारा इंटीग्रेशन अच्छा चल रहा है। पर जी, आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि भारत और जापान के बीच में इकोनॉमिक टाइप्स इंप्रूव हो रहे हैं। जापान इज़ लुकिंग फॉर अ डिफेंस पार्टनरशिप विद इंडिया, ठीक है? और अमर जी, एक और एक चीज़ है, आपने देखा है कि अब यूरोप यूरोप के अंदर ईयू है और यूके है, दोनों भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन करना चाहता है। Everyone is looking for investment. They see India as a preferred investment decision as well. तो इंडिया को तो गेन करना ही है। देयर इज एवरीथिंग टू गेन फ्रॉम इंडिया। और जैसे क्वाड स्ट्रेंथन होता है, क्वाड नहीं रहेगा, इट विल बी क्वाड प्लस। और उसके अंदर आप देखेंगे फिलीपींस भी जुड़ सकता है, उसमें वियतनाम भी जुड़ सकता है। अभी हमारे जनरल गए हुए हैं, हमारे मेरे ख्याल से नेवी जनरल, वो अभी इंडोनेशिया भी जाके आए, अभी आज वो वियतनाम में भी थे कल। तो वहाँ पे भी स्ट्रेटेजिक टाइप इम्प्रूव हो रहे हैं। इंडिया के डिफेंस इक्विपमेंट्स फिलीपाइंस में जा रहे हैं, वियतनाम में जा रहे हैं, इंडोनेशिया से बात किया जा रहा है। तो इंडिया हैज़ टू गेन फ्रॉम डीपर एंगेजमेंट थ्रू कॉल। एक अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से। जी बिल्कुल और जैसे कि आपने बताया आगे जो भी हालात होते हैं उस पर हम लगातार बात करते रहेंगे। आज की चर्चा के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।